नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है जियो टॉक्स हिंदी में। इस सप्ताह के प्रकरण में हम IC-814 इंडियन एयरलाइंस के प्लेन की हाईजैकिंग, जिसको हम कांधार हाईजैकिंग के नाम से ज़्यादा जानते हैं, उस पे चर्चा करेंगे। अभी हाल फिलहाल में क्योंकि इस पे कुछ चलचित्र बने हैं और मीडिया में भी काफ़ी आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, तो ये एक थोड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। इस संदर्भ में मैं अपने अनुभव को साझा करना चाहूँगा, क्योंकि मैं सन 2014 में पहली बार अफ़गानिस्तान गया। उसके बाद भी कई बार मेरा अफ़गानिस्तान असाइनमेंट्स पे जाना हुआ, पर सन 2014 में मैं पहली बार अफ़गानिस्तान में असाइनमेंट पे गया था। उस समय जब वहाँ पे राष्ट्रपति चुनाव अभी बस होने ही वाले थे। उस समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे डॉक्टर अशरफ गनी और डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला। तो उस समय मैंने एक तालिबान के काफ़ी वरिष्ठ जो नेता रहे, वकील अहमद मुत्ता वकील, उनका साक्षात्कार किया, इंटरव्यू, काबुल से बाहर आउटस्कर्ट्स में। और एग्जैक्ट मुझे लोकेशन का इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता है कि वो एग्जैक्ट लोकेशन तक आपको दूसरी तरीके से ले जाया जाता है, मतलब आँखों के ऊपर पट्टी बांध के और उस तरह से। तो मैंने वकील अहमद मुत्ता वकील साहब से साक्षात्कार जब उनका कर लिया था, उसके बाद IC-814 हाईजैकिंग के मामले में भी उनसे कुछ चर्चा की थी। और वकील अहमद मुत्ता वकील जो थे, वो IC-814 हाईजैकिंग में मुख्य नेगोशिएटर थे। वही थे जो भारत सरकार और जो हाईजैकर्स थे, अपहरणकर्ता, उनके बीच में बात करवा रहे थे और मध्यस्थता कर रहे थे। और उस समय वो तालिबान की जो सरकार थी अफ़गानिस्तान में, उसके विदेश मंत्री थे। उनका मैं अगर आपको संक्षिप्त में एक परिचय दे दूं तो वकील अहमद मुत्ता वकील तालिबान के फाउंडिंग मेंबर्स में से रहे हैं। ये वो मुल्ला उमर के स्टूडेंट भी थे मदरसे में, और काफ़ी समय तक मुल्ला उमर के PA के रूप में भी उन्होंने काम किया, और बाद में उनको विदेश मंत्री बनाया गया तालिबान की सरकार में। और वो एक तरह के मुल्ला उमर के दूत के रूप में भी काम करते थे, एनवॉय, क्योंकि मुल्ला उमर तालिबान प्रमुख या सरकार के प्रमुख होने के बावजूद भी काबुल बहुत ही अदा कदा, मतलब जितना भी समय तालिबान सत्ता में रहा, बमुश्किल मुल्ला उमर करीब शायद 2-1 बार ही काबुल आए। वो ज़्यादातर कांधार से ही अपनी सरकार चलाते थे या दिशा निर्देश देते थे। तो वकील अहमद मुत्ता वकील कांधार और काबुल के बीच में बहुत आते जाते थे, और मुल्ला उमर का अगर कोई निर्देश होता था या कोई भी उनको अगर कोई इनपुट्स काबुल से देना होता था, तो वकील अहमद मुत्ता वकील ही करते थे। काफ़ी विश्वास पात्र थे मुल्ला उमर के। तो ये सब मैं जो भी इस पे चर्चा कर रहा हूँ, हाईजैकिंग, कांधार हाईजैकिंग में, ये बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो तो हम सबको पता ही है। मैं केवल अपना जो मेरे को फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन वकील अहमद मुत्ता वकील से इन पर्सन बात करने पे मिली, वो मैं साझा कर रहा हूँ। तो वकील अहमद मुत्ता वकील से जब मैंने चर्चा की तो उन्होंने कुछ एक चीज़ें मुझे बताई, जैसे कुछ बारीकियाँ, कि जब भारतीय दल बातचीत करने के लिए बकौल मुत्ता वकील कांधार आया, तो जो तालिबान प्रमुख थे मुल्ला उमर, उन्होंने भारतीय दल से मिलने से मना कर दिया। एक तो वो भारत के इस रुख से भी काफ़ी नाराज़ थे कि भारत उनके विरोधी जो हैं नॉर्दर्न अलायंस, अहमद शाह मसूद, उनको समर्थन देता है। इसीलिए मुत्ता वकील जो थे, उनको ये कार्य सौंपा गया कि वो भारतीय दल के साथ, जिसका नेतृत्व उस समय के भारतीय विदेश मंत्री जसवंत सिंह कर रहे थे, और अपहरणकर्ताओं के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाएं और
साथ ही साथ मुल्ला उमर जो हैं तालिबान के नेता, क्योंकि वो भी कांधार में ही रहते थे, तो उनको भी अगर कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हों तो वो मुतवक्किल तुरंत उनको अवगत कराएं। पर सीधे सीधे बात करने से भारतीय दल से मुल्ला उमर ने मना कर दिया था। ये मुझे मुतवक्किल साहब ने बताया। दूसरा, उन्होंने मुझे ये भी कहा कि जो उस समय के जो कांधार एयरपोर्ट की सुरक्षा जो थी वो मुल्ला मंसूर के हाथ में थी, जो बाद में मुल्ला उमर के देहावसान के बाद, देहांत के बाद तालिबान के नेता बने थे। उनका समय केवल कुछ महीनों का ही रहा जब वो तालिबान प्रमुख रहे। मुल्ला मंसूर वो उस समय सिविल एविएशन मंत्री मिनिस्टर थे तालिबान की सरकार में, तो उनके पास सुरक्षा का जिम्मा था कांधार एयरपोर्ट का। और सुरक्षा जो थी वहाँ पे उस समय एयरपोर्ट पे काफ़ी चाक चौबंद की गई थी, और क्योंकि उनको एक भय ये था कि हो सकता है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियाँ कोई ऑपरेशन लॉन्च करें। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए तालिबान ने अपनी फोर्सेस को भी काफ़ी एयरपोर्ट पे कंसंट्रेट किया था, और अपने भारी हथियार जो थे उनको भी वहाँ पे तैनात किया था। ये मुझे मतलब मुतवक्किल साहब ने बताया। जी, तो ये तो एक वहाँ पे किस तरह से बात होनी थी और सुरक्षा के क्या इंतज़ाम थे, ये इन्होंने मुझे मुतवक्किल ने मुझे बताया। उसके बाद कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो उन्होंने मुझे उस समय जब बातचीत हो रही थी उसमें बताया। जैसे आप सबको भी, हम लोगों को अगर ज्ञात हो, अगर उस समय की भी हम मीडिया रिपोर्ट्स उठा के देखें तो पहले की जो सबसे पहले इन लोगों ने मांग की थी वो एक सज्जाद अफ़गान, एक अफ़गान मूल का आतंकी जो कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों के हाथों मारा गया था, उसकी डेड बॉडी को भी मांगा था इन लोगों ने, और पैसे काफ़ी भारी रकम की भी मांग की थी भारत सरकार से। तो बकौल मुतवक्किल उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ये नहीं कहा मुझे कि मैंने ये किया, उन्होंने कहा हमने, मतलब हो सकता है कि तालिबान ने और भी लोगों ने उन पे प्रेशर डाला अपहरणकर्ताओं पे कि भाई जो आदमी सुपुर्दे खाक किया जा चुका है उसकी डेड बॉडी को निकाल के वापस लाना ये गैर इस्लामी होगा, तो और पैसा लेना बंधकों के एवज़ में ये भी गैर इस्लामी होगा। तो बकौल मुतवक्किल ये उन लोगों ने, तालिबान ने अपहरणकर्ताओं को ये मांगे छोड़ने को कहा। अब इसमें कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि तो मैं नहीं कर सकता, ये केवल उन्होंने जो मुझे जानकारी दी वो मैं बता रहा हूँ। और इसमें मैंने उनसे जब पूछा कि ये सब सारी जो इन्फॉर्मेशन, मैं उनसे जब इंटरव्यू ख़त्म हो गया तो काफ़ी, मतलब मैं उनके इंटरव्यू के बाद भी 2-3 घंटे उनके साथ था, बात उनके से हुई मेरी। तो उनसे मैंने यही पूछा कि इसमें और भी जो एक्सटर्नल एक्टर्स थे, मेरा इशारा पाकिस्तान आईएसआई की तरफ था, उनका क्या इसमें किरदार रहा, रोल रहा इस पूरे प्रकरण में। तो उस पे उन्होंने कुछ सीधा सीधा तो मुझे नहीं बताया, पर उन्होंने कहा कि आप लोग पाकिस्तान आईएसआई को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। वो ठीक है, ऑब्वियस भी है, आप लोगों का एक परंपरागत दुश्मन है, तो आप लोग हर चीज़ में उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट देखते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्वॉल्वमेंट नहीं रही थी, पर उन्होंने ये कहा कि उसके अलावा भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट अलाई है इनका, मौलाना मसूद अज़हर, जिनको भारत ने रिहा किया। तो उनका इशारा था अल-कायदा की तरफ, क्योंकि मौलाना मसूद अज़हर, हम लोग ये सोचते हैं कि वो पाकिस्तान आईएसआई के ही एक कठपुतली हैं, जो वो कुछ हद तक हैं भी, और आईएसआई ने ही पूरा तालिबान के ऊपर दबाव बना के
उनको वहाँ पे प्लेन को हाईजैक, अपहरणकर्ताओं को सारी सुविधाएं दिलवाईं और मौलाना मसूद अज़हर को सेफ पैसेज भी दिलवाया। पर ये अपने आप में पूरी कहानी नहीं है, इसमें अल-कायदा का भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहा है, क्योंकि मौलाना मसूद अज़हर अलवी उनका पूरा नाम है, जैश ए मोहम्मद जिन्होंने बनाया, वो अल-कायदा के भी और ख़ास तौर पे अल-कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन के भी काफ़ी करीबी थे और कम से कम 2 बार उनकी बैठकें हुई हैं ओसामा बिन लादेन से। ये कई रिपोर्टों में चीज़ खुलासा हुआ है। तो और हम सबको ज्ञात है जैसे अल-कायदा जो है वो तालिबान का भी एक काफ़ी अलाय रहा है। तो इशारों इशारों में मुत्तवकील जो थे उन्होंने मुझे यही बताया कि केवल आईएसआई ही नहीं दबाव मतलब इनकी रिहाई में काफ़ी इच्छुक था, ये अल-कायदा भी ज़्यादा नहीं तो कम से कहाँ उसके बराबर अल-कायदा भी इच्छुक थी और चाहती थी कि मौलाना मसूद अज़हर की रिहाई हो। तो ये IC-814 के कुछ बिंदु थे जो मुझे मौलाना मसूद अज़हर ने बताए। और जैसे मैंने उनसे पूछा कि मतलब जो जैसे वहाँ पे बात हो रही थी और कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना था या कोई ऐसी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट थी तो आप किसी और को रिपोर्ट करते थे। तो इनका यही कहना था कि भाई हम जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और ख़ास तौर पे फॉरेन रिलेशन से रिलेटेड वो हम अपने नेताओं को ज़रूर बताते थे। तो इशारा ये था कि मुल्ला उमर को भी पल पल की जानकारी तो नहीं पर हर महत्वपूर्ण जो पहलू थे इस पूरे प्रकरण में 7-8 दिन में हुए, मुल्ला उमर को भी इसकी पूरी जानकारी वकील अहमद मुत्तवकील देते रहते थे, उनके पास जाके भी या दूरभाष से या जैसे भी। तो मैंने उनसे एक चलते चलते ये सवाल भी पूछा कि आप लोगों को इस बात की कितनी संभावना लग रही थी कि भारत जो है वो कोई सैन्य कार्रवाई या कोई कमांडो एक्शन कर सकता है। तो उनका यही कहना था कि इस बात की संभावना तो थी पर हम इस बात के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित भी नहीं थे, क्योंकि इंडिया को अपनी फोर्सेस को यहाँ लाना इतनी उनकी सुगमता नहीं होती और उनके जो अलाई थे भी, इशारा नॉर्दर्न अलायंस के तरफ था, अहमद शाह मसूद, वो भी काफ़ी दूर थे, तो वो भी किसी तरह का बेस या ग्राउंड इनपुट्स भारत को नहीं दे सकते थे। तो मित्रों ये मैंने कुछ बिंदु आप लोगों के सामने रखे वकील अहमद मुत्तवकील के साथ जब मैंने साक्षात्कार किया 2014 में और थोड़ी चर्चा की कांधार हाईजैकिंग के मामले में। मैंने सोचा कि ये आप लोगों के साथ ज़रूर साझा करूं, क्योंकि ये फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों के साथ साझा करूं। इस बार के प्रकरण में हमने ये चर्चा की क्योंकि मित्रों हम लोग कोई भी चीज़ अगर एनालाइज करते हैं, हमारी प्रयास यही होना चाहिए कि हम हर पहलू को और हर जो ओपिनियन है और डिफरेंट साइड्स ऑफ स्टोरीज उनको अकाउंट में लें अगर हम किसी चीज़ को सही में समझना चाहते हैं। तो हाँ, केवल हम अगर सरसरी रूप से समाचारों को देखते हैं तो हम केवल जो हमारे साउथ एशिया में जो हमारी मीडिया काम करती है उनकी रिपोर्ट्स को देख के भी हम संतुष्ट हो सकते हैं, परंतु हमारा प्रयास ये रहता है जियो टॉक्स हिंदी में कि हम आपको एक विस्तृत पहलू, एक वाइड व्यू दें ताकि आप एक चीज़ों को और डेवलपमेंट्स को काफ़ी अच्छे से समझ सकें। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि आप जियो टॉक्स हिंदी को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर सप्ताह जो हमारी चर्चा होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।